नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस महकमे में हुआ है फेरबदल। 7 आईपीएस अफसरों के किए गए तबादले, 3 अन्य पुलिस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। 3 अन्य पुलिस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। 7 आईपीएस अफसरों के किए गए तबादले। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, 3 अन्य पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो बड़ी ब्रेकिंग खबर देहरादून से, उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। देहरादून में आजाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद के 103वें जन्मोत्सव के अवसर पर सीएम धामी पवेलियन ग्राउंड पहुंचे और इस दौरान वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। बता दें कि आजाद हिंद फौज के महानायक शहीद केसरी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रमों में शिरकत करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में अपना बलिदान देने वाले इस वीर महानायक को नमन और बीजेपी सरकार सैनिकों के सम्मान देने के लिए हर संभव प्रयास करती है। साथ ही देश रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम भी मोदी सरकार में किया जा रहा है। वहीं वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति ने लैंसडाउन चौक का नाम बदलकर आजाद हिंद फौज के नाम से महानायक के नाम पर रखने का आग्रह किया है और साथ ही जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने लैंसडाउन चौक का नाम बदलकर इस महानायक वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखने की घोषणा भी इस मौके पर कर दी है। अपने सैनिक राज्य और सैन्य परंपराएं, ये हमारी महान विरासत है, जिसमें एक बड़ा योगदान हमारे जौनसार भावर क्षेत्र के और जनजाति समाज का भी है, जिसका प्रतिनिधित्व शहीद केसरी चंद जी ने बखूबी किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज के इसी योगदान को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पिछले वर्ष की थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल यहां 2009 में रिस्पना ऋषिप्रदा अभियान की शुरुआत की थी और अब फिर से इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 4 नवंबर को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि विकास संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक सामाजिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है और 2009 में भी हम लोगों ने रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक मिशन चलाया था, जिसके अंतर्गत रिस्पना की स्वच्छता का अभियान था। उसको पुनः देवभूमि संस्थान इस अभियान को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। तो देहरादून में प्रदेश के मुख्य शहरों से 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन, ऑटो और विक्रम पर रोक लग गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी ने गाइडलाइन जारी कर निर्णय लिया। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से इन वाहनों को हटाया जाएगा, जिसकी तिथि 31 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट करना होगा। वहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 31 मार्च 2023 से पहले प्रदेश के मुख्य शहरों में सीएनजी पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनों को पूरी तरह से लेस कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एनजीटी ने विभाग को और सरकार को एडवाइजरी जारी की है कि आप प्रदेश में जो 2 व्हीलर हैं और ई रिक्शा हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, उनको जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है, उनको या तो सड़कों से हटाएं या उनको सीएनजी में कन्वर्ट करें।
खबर बटकोट से है, जहां 5 नवंबर से शुरू होने वाले रवई शारदोत्सव मेले की तैयारी में नगरपालिका प्रशासन जोरों से जुटा हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने आज मेले की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 4 साल बाद नगरपालिका बटकोट में फिर से रवई शारदोत्सव मेले का भव्य आयोजन किया जाना है, जिसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से विकास मेले में सहयोग की अपील की गई है। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का उद्घाटन करेंगे। साथ ही युवाओं के खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभाओं को उभरने में ये विकास मेला मददगार साबित होगा। ये जो मेला है रवाई शारदोत्सव विकास मेला, ये पहले भी होता था, लेकिन कुछ कारणवश बीच में कोरोना काल भी चला और कई कारण रहते हैं, तो ये मेला 3-4 साल तक नहीं हो पाया है। 5 साल बाद ये मेला हो रहा है यहाँ पे। और इस मेले का न होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि हमारे पास कोई अस्थाई मेला करने के लिए कोई मैदान नहीं था। ITI का मैदान था, वहाँ पे भी 2 भाग हो गए हैं। हल्द्वानी में मोबाइल टावर निर्माण के विरोध में उत्तरांचल कॉलोनी वार्ड नंबर 37 के लोग सड़क पर उतर गए हैं। उनका आरोप है कि ये मोबाइल टावर अवैध रूप से बनाया जा रहा है और वहां से निकलने वाले रेडिएशन खतरनाक हो गए हैं। साथ ही साथ जिस वजह से उत्तरांचल कॉलोनियों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, डर बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मोबाइल टावर के निर्माण को रोका जाए और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। हमें इस टावर से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये जो भी इसके मानक है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। और हाई टेंशन इसके बगल में बीच से वहाँ से गई है, वो भी दिक्कत है। और रही बात, ये पर्सनली गाली गलौज भी करते हैं। ये पहले भी ये टावर को हटाने का 2016 में हमने कोशिश की थी, तो DM जो वो थे हमारे दीपक रावत जी, उन्होंने इसमें हटा दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन इन्होंने फिर गलत परमिशन लेके पता नहीं अधिकारियों को गुमराह करके फिर इन्होंने ये टावर रातों रात फिर खड़ा कर दिया। पूरा मामला यह है कि जनहित बहुत जरूरी है और भविष्य को देखते हुए इससे जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो रेडिएशन एक किरण निकलती है उससे बड़ी जनहानि होती है और उस किरणों से बड़ी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर, और इंसानों के अलावा जानवरों को भी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन है जिससे बड़ी जनहानि होने का खतरा है। और इसके जो नियम होते हैं, आप नियमावली पढ़ लीजिए, इसमें 2000 वर्ग फुट भूमि चाहिए शहरी उसमें, और 35 मीटर की दूरी पे जो आबादी वाले क्षेत्र है 35 मीटर की दूरी पे ही ये टावर लगाए जाते हैं। लेकिन जो नियम का विरोध करके इन्होंने जो रातों रात, अगर ये सही तरीके से होते दिन में इसका काम होता, रातों रात इन्होंने लेबर बुला के काम शुरू करवाया है। का मामला ये है कि जो यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, फर्स्टली तो ये आवासीय कॉलोनी के नियर बाय में होना नहीं चाहिए। जो इसके मानक जो नियम कानून कहता है, जो इसके रेडियल्स आप नॉर्मली जहाँ पे भी जाते हैं, अगर किसी एक्सरे वगैरह करवाते तो उससे भी कितना दूर पर आदमी को अलाउ किया जाता है। मगर यहाँ पे जो इन लोगों ने बना रखा है टावर का जो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी है, उसका जो है मकान से लगभग 10 मीटर का गैप भी नहीं है। तो काशीपुर के कुंडेश्वरी गांव में खनन कारोबारी महल सिंह की दिन दहाड़े हत्या हो गई, जिस पर पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मेन बाजार कोतवाली के पास से ज्वेलर्स को एक नंबर से फिरौती की कॉल आ रही थी। शख्स ने अपना नाम गोल्डी बताया और कारोबारियों से 50-50 लाख की रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई और मामले का खुलासा करने की बात कही। मेरे पास कल शाम को फ़ोन आया था लगभग 4:45 बजे करीब। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख और मैं खाता नंबर दूंगा, उसमें डलवा। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो बोला कि तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख, वरना तुझे गोली से मार दिया जाएगा। कल एक विदेशी नंबर से 3 व्यापारियों को, जो कि यहाँ पर ज्वेलर्स हैं काशीपुर शहर में, और उनको कॉल आई है और उनसे जो है कुछ रकम रंगदारी की मांगी गई है। तो तीनों ज्वेलर्स को हमने सुरक्षा उपलब्ध करा दी है तत्काल,
और उस नंबर की हम डिटेल्स हम ले रहे हैं और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी कि ये कॉल किसने की है। खबर लालकुआ से है, जहां नगर पंचायत में नए ईओ के चार्ज को संभालते हुए राहुल कुमार ने नगर पंचायत क्षेत्र में फैल रहे डेंगू के लिए चिंता जताते हुए क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और डेंगू के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं फिलहाल अभी तत्काल में, जैसा कि मेरे जानकारी में आया है कि एक वार्ड है हमारा 2 नंबर जिसमें डेंगू के काफ़ी केसेस हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ भी देखने के लिए जाऊँगा कि ऐसा पर्टिकुलर एक ही वार्ड में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मुझे बताया गया कि सफाई व्यवस्था की स्थिति ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उसका भी निरीक्षण करूँगा और फिर उसके बाद अभी अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। अध्यक्ष जी और अन्य सभासदों से, आप लोगों से और भी जानकारी मैं जुटा रहा हूँ कि हमें किन किन क्षेत्रों में और प्राथमिकताएं तय करनी है। जैसे मुझे बताया गया कि सफाई में काम हो रहा है, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में पिरोई शुरू होने वाली हैं, वहीं मंगलौर क्षेत्र के शुगर मिल किसान अपना गन्ना मिलों में डाल सकते हैं। पिरोई शुरू होने से पहले यहां लेबर हेड्डी गन्ना समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि सुशील राठी ने गन्ना फैक्ट्री का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि बरसात के दिनों में फैक्ट्रियां यार्ड में पानी जमा होने से यार्ड क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनको अब दुरुस्त कर लिया गया है। ये 9 नवंबर को उत्तम चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हो रहा है और चूंकि ये समिति में अधिकांश गन्ना इस समिति क्षेत्र का उत्तम चीनी मिल में ही जाता है, उसी के निमित्त आज हम अपने अधिकारियों को लेकर के मैं चीनी मिल गया था और वहाँ के यार्ड का हमने निरीक्षण किया। चूँकि बुग्गी यार्ड बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसकी शिकायतें पिछले दिनों से काफ़ी थी, तो हमने उनको कहा था उसको ठीक कराने के लिए। उस पर उन्होंने ठीक कराया भी है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुए हैं। मंगलौर में सरकार ने संचालित स्वच्छता अभियान पूरी तरह से दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नगर पालिका ने शहर का कूड़ा यहां निस्तारण करने के लिए कूड़े करकट को आधुनिक मशीनों के जैविक खाद के रूप में निस्तारण करने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए शहर का कूड़ा एक प्लॉट में जमा किया गया। साथ ही आसपास के खेत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन साहब से मिले, ईओ साहब से मिले, इसके बाद उन्होंने कहा हम बाउंड्री करा देंगे। बाउंड्री कराने की बात हुई थी, मशीन लगेगी, बाउंड्री होगी, कुछ नहीं करा। न तो यहाँ मशीन लगी न यहाँ बाउंड्री हुई, कोई काम नहीं हो रहा। बराबर में आम के बाग भी हैं या आड़ू के बाग हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। आम के बाग बिक नहीं रहे क्योंकि उसमें पूरे दिन मक्खी इतनी ज़्यादा है कि वो कोई उसे फसल को लेने को तैयार नहीं है। जी ना तो इसकी कोई बाउंड्री है, ना इसका कोई देखभाल है यहाँ से, और साफ खेतों वालों के पेड़ भी सूख रहे हैं, ना यहाँ सब्जी पैदा हो रही। ये है सब्जी की जमीन, ना यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, ना यहाँ बैठा जावे गर्मी में बहुत बुरी तरह, मच्छर भी खावे यहाँ से और बहुत बुरा हाल है यहाँ से। तो यहाँ से ये कूड़ा नहीं गिरना चाहिए। जहाँ तक कूड़ा निस्तारण का सवाल है, कूड़ा निस्तारण के लिए हमने उसकी प्रक्रिया जारी है। उसके लिए हमने RFP बनने के लिए दे रखी है। RFP की जो कोटेशन हो चुकी, अगले जल्द ही जो RFP बन के आ जाएगी और उसका निर्धारित शासन अनुमोदन के उपरांत उसका टेंडर कर दिया जाएगा कूड़ा निस्तारण के लिए। जो भी जिस फर्म को होगा वो ऐसा उसकी जो निस्तारण कार्य शुरू हो जाएगी। पौड़ी में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में यहां सैनिटेशन व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सामान्य वार्ड, महिला वार्ड, सर्जिकल वार्ड, कोविड मरीजों के वार्डों का अवलोकन किया। बता दें कि जिलाधिकारी ने जनरल वार्ड का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों से मुलाकात भी की और हर दिन दिए जाने वाले भोजन के साथ साथ इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। वहीं उन्होंने पानी के RO की गुणवत्ता की भी जांच की।
खबर रुड़की से है, जहां IRI कॉलोनी में नील पुल के नाम से यहां पर मशहूर एक पुल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पुल के हालात ये हैं कि यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें लोगों की जान को नुकसान भी हो सकता है। सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतपाल सैनी के शहर विधायक प्रदीप बत्रा और SDM के द्वारा ये पत्र भी लिखा गया है उनको, और पुल पर लोगों की आवाजाही बंद करने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार इस पुल की मरम्मत करने की मांग की है, लेकिन किसी ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारी कर्मचारी रहते थे, वो बोट से क्रॉस करते थे। बोट से क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, इसलिए ये पुल कराया चाव मंडी और सैनिक कॉलोनी को जोड़ने के लिए भी सिंचाई विभाग ने कराया था ये पुल। अब जब से ये पुल बना है, जब से इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। यूपी के टाइम में तो इसकी मेंटेनेंस हुई है, जब से यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ, जब से इसका कोई मेंटेनेंस नहीं। बार बार मैं भी 2 साल से लेटरबाजी कर रहा हूँ, यूपी को लिख के, यूपी ने उत्तराखंड पे टाल दिया, उत्तराखंड को लिखे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। विकासनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने सत्ताधारी दल पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन सत्ताधारी दल जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल ले आना और ये पंखे भी ऑन कर देंगे इस पर। ऐसा नहीं है, प्रदेश में पार्टी कोई भी मुद्दा होता है, विपक्ष के तौर पे, विपक्षी पार्टी के तौर पे सरकार को जगाने का कार्य बराबर कर रही है, चाहे वो कोई सा भी विषय हो। लगातार पार्टी सक्रिय है और ये सरकार के ऊपर है। इन सरकारों की थोड़ी सी मानसिकता ऐसी कह लीजिए, इस तरीके से सरकारें चल रही हैं कि विपक्ष की बात को ये गहनता से ना समझना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। एक बार में चलाएंगे ना इसको, इसमें 2-3 खबरें कर देंगे। अच्छा, बिल ले आना। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में आश्वासन समिति की बैठक की गई। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में दिए गए आश्वासनों पर चर्चा की गई। इस दौरान आश्वासन समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि आश्वासन को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की जा रही है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारे मामले लंबित हैं, उनमें अक्सर में आया कि प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है बहुत सारे मैटर, लेकिन हमारा प्रयास है, क्योंकि प्रदेश की समस्या है और माननीय सदस्यों ने सवाल किया है और हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो उसका हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। अभी चूंकि पूरे पे वार्ता नहीं हो पाई है, बैठक अभी चल रही है, गतिमान है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद लोक निर्माण विभाग अब तक 3000 किलोमीटर में से 2500 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुका है और जो सड़कें बची हैं उन्हें गड्ढा मुक्त 1 हफ्ते के अंदर हर हाल में कर दिया जाएगा। मुख्य अभियंता ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही कर्मचारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि ऐसी सड़कों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहे और अगर कहीं पर भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। अगले 1 सप्ताह के अंदर हम सारे सड़कों को, जितने भी इसमें गड्ढे हैं अभी तक जो हमारे चिन्हित हैं, वो सब पूर्ण कर लेंगे। और क्योंकि गड्ढा बनने की प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया है, बार बार गड्ढे बनते हैं, उनको मरम्मत भी की जाती है, तो उसके बाद भी लगातार भी कोई और ऐसे और गड्ढे या कोई और उसमें रिपेयर की आवश्यकता होती है तो वो भी करते, वो काम भी चलता है। उत्तराखंड राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तहसील दिवस का आयोजन किया। जिला प्रशासन ने ITI खोंड धामस में एक शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में ADM CS मर्तेलिया ने लोगों की समस्याएं सुनी। ADM ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रोजगार गारंटी जनपद की किसी तहसील को में दूरस्थ जगह पर एक शिविर का आयोजन किया जाता है
वो मेरे अध्यक्षता में होती है, और जो 3rd तहसील दिवसों को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में वहाँ पे शिविर का आयोजन किया जाता है और जन समस्याओं का सुनवाई और निस्तारण की कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, समाज कल्याण से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सड़क, पेयजल, विद्युत, तो सभी समस्याएं हम सुन रहे हैं और उसको निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने चोरी के मोबाइलों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिनों मोबाइल की दुकानों से मोबाइल और कई सामान चोरी हुए थे, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया था। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने मुखबिर की तंत्र को सक्रिय करते हुए पुलिस टीम गठित कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी नशे के आदी थे और जरूरतें पूरी करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। 26 अक्टूबर की घटना है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में राजीव नगर में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इसमें जब चोरी खोलने के प्रयास के दौरान टीम को जो है सीसीटीवी फुटेज से जो इसमें चोरी जिनके द्वारा की गई है उसकी फुटेज मिली, तो उस पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनसे जो मोबाइल की दुकान से चोरी गया सामान है वो बरामद हुआ है। लगभग 8 मोबाइल जो है इसमें बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख के आसपास है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक देहरादून के 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अपने दौरे को लेकर प्रतिमा भौमिक ने कहा कि विधानसभा में उन्होंने कई यहां पर वीरांगनाओं को सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा यूनिक आईडीए कार्ड सिस्टम में उत्तराखंड सरकार ने 58% दिव्यांगों के लिए यूनिक आईडी कार्ड बनवा दिए हैं, जो कि एक अच्छी पहल है। जैसे सर्विस के लिए का जानकारी है, कुछ नया स्कीम होता है ना, उसका जानकारी हमको देना पड़ता है। नया स्कीम होता है तो हमारा ड्यूटी बनता है उसको जानकारी, जैसे पीएम दक्ष हम लोगों ने नया किया है तो उसको जानकारी हम लोगों ने दिया है। जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, पीएम दक्ष घर बैठे कोई बच्चा ऑनलाइन में जाके उसका हॉर्टिकल्चर में रुचि है, नहीं तो उसका मोबाइल रिपेयरिंग में रुचि है, नहीं तो टेलरिंग के लिए रुचि है, उसको ऊपर वो जाके वो ट्रेड को चुन के उसका हम स्किल कराते हैं। स्किलिंग के टाइम में भी हम उसको स्टाइपेंड देते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट का भी है, और प्लेसमेंट नहीं चाहते तो कोई अपना रोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए भी वित्त विकास निगम हमारा 4 है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।